हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके एंड जीएस की क्लास करने वाले हैं और फिर से ये गारंटी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वही हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जीएस 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्पीडी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उससे हम लोग पढ़ेंगे। नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आगे। ये आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसके बारे में पहले ही बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखा है और उस जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पे क्वेश्चन बना करके और कुछ रिलेटेड जो बीपीएससी ने पूछा है उसको क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग कॉन्टेक्स्ट बना करके हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द इंडियन सिपाही who killed the two British officers Hewson and Buff on March 29, 1857 at बैरकपुर जो कोलकाता के पास है, बैरकपुर जो कोलकाता के पास है, जहां पर 29 मार्च 1857 में एक इंडियन सिपाही था, उन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। ह्यूजसन एंड बफ, ये दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ह्यूजसन एंड बफ। इन दोनों को 29 मार्च 1857 बैरकपुर पे मार दिया था, बैरकपुर में, क्योंकि अंग्रेज कुछ रूल्स जो है ना, कुछ हथियार इनको देना चाहते थे इंडियन सिपाही को, लेकिन इंडियन सिपाही जो है ना उन हथियार को चलाना नहीं चाहते थे। यही झगड़ा था और झगड़ा इतना आगे बढ़ गया था कि दो इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ह्यूजसन एंड बफ को, एक इंडियन सिपाही ने मार दिया था। वो किसने मारा था? सैयद अहमद खां, मुंशी जीवनलाल, मंगल पांडे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ह्यूजसन एंड बफ को जिस इंडियन सिपाही ने मारा था मार्च 29, 1857 बैरकपुर में, वो था मंगल पांडे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मंगल पांडे एक इंडियन सिपाही था जिसने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था 29 मार्च 1857 को, जहां से जो रिवॉल्ट का स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। 1857 की जो रिवॉल्ट है इसकी शुरुआत यहीं से होती है। मंगल पांडे ने जब दो लोगों को मार दिया था, यहीं से रिवॉल्ट 1857 की शुरुआत होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs waterfalls and rivers is not correctly matched? जल प्रताप, वाटरफॉल और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, सही से मैच नहीं है, वो कहना चाह रहा है। जोग शरावती रिवर में जोग वाटरफॉल है तो ये सही है। कपिल धारा कावेरी नहीं, नर्मदा में है। नर्मदा रिवर पे जो ना कपिल धारा वाटरफॉल है। धुआंधार जो ना ये भी गोदावरी नहीं, गोदावरी में नहीं है बल्कि नर्मदा में है। तो दोस्तों, बी भी मैच नहीं है, सी भी मैच नहीं है। जब एक से ज्यादा मैच ना हो और एक से ज्यादा से जब सही हो जाए, एक से ज्यादा ऑप्शन जब सही हो जाए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी एंड सी आर नॉट मैच। जोग वाटरफॉल है ये शरावती नदी पर है। कपिल धारा नर्मदा में है। धुआंधार ये नर्मदा में ही है। तो दोस्तों, ये याद रखिए, कभी कभी अलग से भी पूछ दिया जा सकता है कि जोग वाटरफॉल किस नदी के किनारे है, तो शरावती में है। किस नदी पे है, तो शरावती पे है। कपिल धारा किस नदी पे है, तो नर्मदा में है। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो नर्मदा पे है। तो ये अलग अलग से पूछा जा सकता है, अलग अलग से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको एक ही क्वेश्चन में आपका हल हो गया। तो इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक ही ऑप्शन हम लोग हल नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे ऑप्शन से बी सी उसको भी ऐसे हल करेंगे ताकि दूसरे क्वेश्चन अगर इसी रिलेटेड से आए तो हम लोग उसको अच्छे से कर पाएं और उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ पाएं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सिपाही म्यूटिनी कहते हैं इंडियन सिपाही विद्रोह।
इंडियन सिपाही विद्रोह कहते हैं इसको। कब स्टार्ट हुआ था? 10th में 1857, 12th में 1857, 10th में 1857, सॉरी 11th में 1857, 12th में 1857 या 10th में 1857, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को दो ह्यूजसन और बफ जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया था, फिर जाकर के ये जो इशू था ये मंगल पांडे को ऑलरेडी उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हैंग कर दिया था। हैंग जिसको फांसी देते हैं, फांसी दे दिया था। फांसी देने के बाद इंडियन सिपाही में बहुत सारे विद्रोही निकले और लोगों के अंदर भर भर के जो ना गुस्सा फूटा हुआ था। तो इन लोगों ने जो 1857 जो सिपाही विद्रोह था वो 10th मई को इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10th मई को जो ना इंडियन सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जहां से रिवॉल्ट 57 की शुरुआत होती है। रिवॉल्ट 57 1857 ये शुरुआती था। बहुत कई वजह थे। पहले 29 मार्च को ह्यूस्टन और बफ को मंगल पांडे ने मार दिया था। फिर 10th मई को जो है ना सारे लोगों को जेल में भर दिया था। सारे लोगों ने, इंडियन सिपाही ने जेल को तोड़ करके सबको निकाल लिया। निकालने के बाद सबको मारते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो 10th मई से जो है ना इंडियन सिपाही म्यूटिनी, जो इंडियन सिपाही विद्रोह जो स्टार्ट होता है वो 10th मई 1857 से स्टार्ट होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये यहाँ पे नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो आपको जो है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जितने भी सी पोर्ट्स हैं उसको अरेंज करना है। तो काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है जो मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, नागापट्टिनम और विशाखापट्टनम। सो नॉर्थ में सबसे पहला जो आता है वो विशाखापट्टनम आता है। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, 4 1 नंबर हो जाएगा। फिर जो है ना काकीनाडा आता है, तो काकीनाडा 2 हो जाएगा। फिर आता है मछलीपट्टनम 3 हो जाएगा और नागापट्टिनम 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं बी में चौथा है पहले है, उसके बाद काकीनाडा 1 आ गया, 1 नंबर यहाँ पे आ गया। फिर 2 नंबर मछलीपट्टनम आता है, फिर 3 नंबर आएगा नागापट्टिनम। तो इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित हम इस तरह कर पाए कि विशाखापट्टनम पहले आता है, नॉर्थ के साइड आता है, उत्तर की तरफ आता है, और फिर आता है काकीनाडा, फिर आता है मछलीपट्टनम और नागापट्टिनम, ये आता है चौथे में जो नागापट्टिनम। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम एपी में है, एपी। काकीनाडा भी एपी आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम भी एपी आंध्र प्रदेश में है, और नागापट्टिनम एक है जो तमिलनाडु में आता है। तो ये याद रखिए कि कहाँ पड़ता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, नागापट्टिनम भी ये एक नागापट्टिनम तमिलनाडु में। ये सी पोर्ट्स है, बंदरगाह है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने अभी अरेंज कर दिया है, व्यवस्थित किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर द इंडियन सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड ऑन 10th मई 1857। अब 29 मार्च को, जब 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को मार दिया था, उसी वक्त से जो है ना मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जब विद्रोह शुरू हुआ तो सब जो इंडियन सिपाही थे सबको जो है ना जेल में भर दिया था। तो 10th मई को जो है ना जेल तोड़ करके लोग इंडियन सिपाही जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था, जेल तोड़ करके सबको मार करके आगे बढ़ते चले गए थे। तो ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये याद रखना। बदायूं, मेरठ, दिल्ली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मंगल पांडे जो 2 सिपाही को मारा था वो बैरकपुर कोलकाता के पास मारा था। बैरकपुर कोलकाता के पास मारा था। लेकिन इंडियन सिपाही विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से हुआ था, ये याद रखिए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th मई को जो इंडियन सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 में, तो वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को मारा था, कहाँ पे? बैरकपुर में मारा था, ये कोलकाता के पास है, ये याद रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एग्रीमेंट ऑफ कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन 1957 was signed between which 2 countries? एग्रीमेंट
कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान एग्रीमेंट जो है, जो 1954 का हुआ था, किन दो देशों के दरमियान साइन हुआ था? 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, यानी साइन हुआ था? दो देशों के दरमियान हुआ था। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इंडिया तो है, ये कंफर्म है क्योंकि हर ऑप्शन में है। अब देखना ये कि बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है। तो दोस्तों 1954 में जो कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान का एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वह इंडिया और नेपाल के दरमियान हुआ था। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भारतवर्ष और नेपाल के दरमियान हुआ था, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सिपाही म्यूटिनी रीच दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा, ये विद्रोह, रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था, रिवोल्ट जो इंडियन सिपाही रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था 10 मई को हुआ था। 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। लेकिन जैसी 10 मई को सबने जेल तोड़ करके बाहर आकर के सबको मारते हुए निकले, तो ये लोग दिल्ली की तरफ मार्च किए थे। तो दिल्ली की तरफ जो पहुंचे थे वो 11th मई को पहुंचे थे। 11th मई को पहुंचे थे। तो द इंडियन सिपाही म्यूटिनी, जो इंडियन सिपाही विद्रोह था, वो दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंचा था। अगली सुबह कब पहुंचा था? तो 11th मई को पहुंचा था। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि 11th मई 1857 को इंडियन सिपाही विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंचे थे दोस्तों। और दिल्ली जब पहुंचे तो उन्होंने 82 साल के बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। हिंदुस्तान घोषित कर दिया, अपना लीडर मान लिया था। तो ये याद रखिए कि शहनशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्लाइमेटिक डिवीजन डच बिहार फॉल एज पर आर.एल. सिंह क्लासिफिकेशन स्कीम? आर.एल. सिंह के जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है आर.एल. सिंह के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्कीम के मुताबिक? ह्यूमिड साउथ ईस्ट, आर्द्र दक्षिण पूर्व, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, उपाद्र संक्रमणकालीन, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, उपार्द्र महाद्वीपीय, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बिहार आर.एल. क्लासिफिकेशन स्कीम, आर.एल. सिंह के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार पड़ता है उपाद्र संक्रमणकालीन सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेटिक डिवीजन में आता है। तो इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, ये याद रखिए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? रिवोल्ट ऑफ 1857 विद्रोह इंडिपेंडेंस का पहला जंग है, आज़ादी का पहला जंग 1857 विद्रोह है। आज़ादी का पहला जंग 1857 विद्रोह है। ये किसने कहा था? आर.सी. मौजूमदार ने, वी.डी. सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने, या एस.एन. सेन ने, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव ने? दोस्तों जिसने ये कहा था कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 विद्रोह है, 1857 का विद्रोह है, वो जिसने कहा था वो है वी.डी. सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने कहा था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? हमने ऐसे क्वेश्चंस बना के रखे हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी ने दे रखा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। इस वजह से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करते करते आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट जब से कीजिएगा जब
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है दोस्तों। इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके मैं आपको देता हूं, ताकि ये रिवीजन आपके जहन में बैठ जाए और एग्ज़ाम में अगर आए ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकें और जल्दी से कर सकें, ताकि आपका टाइम बचे और दूसरे क्वेश्चन पे आप अपना टाइम दे पाएँ और वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से हल कर पाएँ। तो दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? आज़ादी की पहली लड़ाई किसने 1857 को बताया था? ये याद रखें कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो दोस्तों, वी.डी. सावरकर। अभी हमने पढ़ा कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वी.डी. सावरकर ने ही आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को बताया था। 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई बताया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इंडियन मिलिट्री लीडर हु सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब एज द बेस्ट ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल? इंडियन मिलिट्री लीडर कोई एक थी जिसे ह्यूज रोज, जो अंग्रेजी ऑफिसर था, उन्होंने उसे कहा था कि सबसे अच्छा, सबसे ब्रेवेस्ट माने मजबूत मिलिट्री लीडर है ऑफ रेबल। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोहियों में सबसे मजबूत और सबसे अच्छा जो मिलिट्री लीडर है, उसे किसको बोला था? सर ह्यूज रोज ने। बेगम हजरत महल को, रानी लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह जफर को? तो दोस्तों, सर ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था कि शी इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। विच इंग्लिश जनरल शोड ट्रिब्यूट टू रानी ऑफ झांसी सेइंग दैट हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूज रोज ने। अभी हमने पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था ह्यूज रोज ने ही कि द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट इंडियन मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल उन्होंने बोला था। तो यही इसके बारे में और इन्होंने कहा था कि ये वो औरत सोई हुई है, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was the Indian National Union was formed by A.O. Hume? इंडियन नेशनल यूनियन INC बनने से पहले इसका नाम जो था वह इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे A.O. ह्यूम ने बनाया था। कब बनाया था? 1884 में बनाया था। 1884 में ये इंडियन नेशनल यूनियन बना था बाय A.O. ह्यूम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चार, कंकार, ख्याल, मांड। चार, कंकर, ख्याल, मांड, ये कहाँ पे है, क्या है ये सब? चार जो ना ये डेल्टा है, कंकार ये बैंगर है, और कायल ये कोस्टल प्लेन है, और मैंड जो है ये पंजाब प्लेन है। चार जो है ये डेल्टा है, और कंकार है ये बांगर है, कायल जो है ये तटीय मैदान है, मैंड जो है ये है पंजाब का मैदान है। तो दोस्तों हमने ये मिला दिया। अब आपको देखना ये है कि ऑप्शन क्या सही है। A2 है, जब 4 है डेल्टा तो A2 सही है। उसी तरह अब A2 जो है ना दूसरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एलिमिनेशन की टेक्निक आप यूज़ करके आप A को गलत कर सकते हैं, C को भी गलत कर सकते हैं। आगे और देख लेते हैं। B, कंकार जो है ना बांगर है, तो B का 3 यहीं पे है। कायल का जो है ना 4 है, C का 4 है, तो C का 4 भी है यहीं पे है। मैंड का जो ना 1 है, पंजाब प्लेन, D का 1 है, तो ये भी है। तो इस वजह से B इज द करेक्ट ऑप्शन। B इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was the Indian National Congress was formed? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब
बना था? तो दोस्तों 1885 में बना था। सबसे पहले इंडियन नेशनल यूनियन बना था 1884 को, उसके बाद उसका नाम बदल करके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। कांग्रेस का नाम पड़ा था, इस वजह से 1885 ही हम लोग मानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज डज नॉट ज्वाइन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम नॉर्थ? सुबनसिरी, बिलसिरी, मनास, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। दोस्तों नॉर्थ से इनमें से कोई भी जो है ना ब्रह्मपुत्र रिवर से नहीं जुड़ती है, इस वजह से ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ई इज दी करेक्ट ऑप्शन, ई इज दी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, यह दूसरे दिशा से मिलती है, तो इस वजह से जो है ना ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ई इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Indian National Union was renamed to, अभी हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल ग्रुप, इंडियन मिलिट्री ग्रुप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इंडियन नेशनल यूनियन जो 1884 में बना था, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम, ये याद रखिए कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये बना था। तो इसका नाम बदल करके 1885 में दूसरा नाम दे दिया गया था, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लिखापानी हेमनद यानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों लिखापानी ग्लेशियर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी ग्लेशियर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? दोस्तों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल हिंदी कॉलेज बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल साइंस कॉलेज बॉम्बे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पे आयोजित हुआ था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में आयोजित हुआ था और वो एक कॉलेज में हुआ था, बॉम्बे के एक कॉलेज में हुआ था जो जिसका नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगधा एंड अंगा प्लेन्स आर पार्ट्स ऑफ, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? किसके हिस्से में है? अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान, मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन, निम्न गंगा का मैदान, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से एक से अधिक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मगध और अंगा का जो मैदान है ये मिडिल गंगा प्लेन का हिस्सा है, मिडिल गंगा का मैदान का हिस्सा, मिडिल गंगा का मैदान का हिस्सा है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मगध एंड अंगा प्लेन जो है वो मिडिल गंगा प्लेन का हिस्सा है, मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? 1984 तो नहीं है, क्योंकि 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। 1986 भी नहीं है, बल्कि 1985, क्योंकि 1985 में पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन बदल करके इंडियन नेशनल यूनियन से आईएनसी हुआ था, आईएनसी हुआ था। तो 1985 में हुआ था, इस वजह से फर्स्ट सेशन भी 1885 में हुआ था फर्स्ट सेशन। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब आयोजित हुआ था? तो 1985 में हुआ था, और इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1885 में ही बना था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नाउन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज? वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नाउन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाने वाली जो फ्रीडम फाइटर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाने वाली जो महिला स्वतंत्रता सेनानी है वो कौन थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर,
विष्णी देवी शाह। तो दोस्तों ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जो सही ऑप्शन है वो ए, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच प्रोमिनेंट लीडर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन आयोजित हो रहा था तो वो किसकी सदारत, किसकी प्रेसिडेंसी उर्दू में इसको सदारत कहते हैं, उर्दू में इसको सदारत कहते हैं और इसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंसी किसकी सदारत के अंदर जो है ना ये फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था? WC बैनर्जी, AO होम, SN सेन। तो दोस्तों WC बैनर्जी की प्रेसिडेंसी की सदारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो आयोजित हुआ था। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि WC बैनर्जी की सदारत में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो है ना फर्स्ट सेशन आयोजित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस सेशन में पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत है उसे स्वीकृत या अडॉप्ट किया गया था? दोस्तों ये कानपुर सेशन 1925, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जिस सेशन में पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया था, पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत अडॉप्ट किया गया था वो था लाहौर सेशन 1929। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत है वो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, ग्रहित किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसे कौन सी पहली कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दिया है? चाइना ने दिया है, पाकिस्तान ने दिया, रशिया ने दिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों रशिया ने सबसे पहले तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दे दिया है। रशिया की वो पहली कंट्री है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दे दिया है कि वो एक अपना एक गवर्नमेंट है, वैलिड गवर्नमेंट है, इस वजह से उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और वो उसको अपनी कंट्री के हित के लिए सोचना चाहिए तालिबान को, और वो उसे सोचने का हक है। तो रशिया ने उसे मान्यता दे दिया है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज एन इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कूका मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में जो कूका आंदोलन है उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, यानी इब्तदाई जो मकसद है, प्रारंभिक उद्देश्य। व्हाट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कूका मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में जो कूका आंदोलन था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? टू प्यूरिफाई द सिख रिलीजन, सिख धर्म को परिष्कृत करना। टू गेन पॉलिटिकल पावर इन पंजाब, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट, कृषक आंदोलन का संगठन यानी किसान आंदोलन का संगठन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों कूका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था सिख धर्म को परिष्कृत करना यानी प्यूरिफाई करना, पाक करना। और तो इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कूका मूवमेंट का जो उद्देश्य था, प्रारंभिक उद्देश्य था, वो सिख धर्म को परिष्कृत करना था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where was the 17th BRICS Summit 2025 held? BRICS Summit जो 17th BRICS Summit 2025 था वो कहाँ पे आयोजित हुआ? बीजिंग चाइना, रियो दे खनेरो ब्राजील, मॉस्को, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों 17th BRICS Summit 2025 कि जो आयोजित हुआ था वो रियो दे खनेरो ब्राजील में हुआ, ब्राजील में हुआ। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where was the first instance of organized non-cooperation in the history of Indian peasantry in held? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? अच्छा, नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉन कॉपरेशन, यानी भारतीय किसान के इतिहास में इंडियन पीजेंट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीजेंट्री, यानी भारतीय किसान के हिस्ट्री में, भारतीय किसान की हिस्ट्री में, इतिहास में संगठित ऑर्गेनाइज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण, पहला जो फर्स्ट
मिसाल है या पहला इंस्टेंस कहाँ पे मिलता है, यानी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। आप ये आसान भाषा में, आसान लफ्ज में ये समझिए कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था इंडियन किसानों का, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आप बोल सकते हैं। तो बिहार एंड बंगाल से, मद्रास प्रेसिडेंसी से, पंजाब से। बिहार एंड बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी या पंजाब से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला जो उदाहरण मिलता है असहयोग, संगठित असहयोग का इन भारतीय किसान के इतिहास में, वो बिहार एंड बंगाल में मिलता है। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि असहयोग, ऑर्गेनाइज, संगठित असहयोग का जो प्रथम उदाहरण मिलता है भारतीय किसानों के इतिहास में, वो बिहार एंड बंगाल में मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has recently announced a plan to build Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills? Aravalli Hills में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने का प्लान किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया है? दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों हरियाणा ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जंगल सफारी अरावली हिल्स में बनाएगा। तो हरियाणा इज द करेक्ट ऑप्शन, हरियाणा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, कौन सा मंत्रालय था, आप बोल सकते हैं। तो 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी, उसका जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू था। तो उस सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ये दिस इज द क्वेश्चन। डिफेंस था, होम था, फूड एंड एग्रीकल्चर था, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। तो कौन सा था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नाउन एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंटरिम गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था वो 2 सितंबर 1946 को बना था। द गवर्नमेंट हैड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस। ये गवर्नमेंट इसलिए बनी थी ताकि वो ब्रिटिश इंडिया की ट्रांजिशन में मदद करने के लिए, टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी में मदद करने के लिए, बेसिकली आज़ादी में मदद करने के लिए ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इट रिमेन इन प्लेस अंटिल 15 अगस्त 1947। ये 1947 15 अगस्त 1947 तक रहा। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल के पास था। एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। आर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ सी राजागोपालाचारी के पास था। कॉमर्स जो था वो CH भाभा के पास था। डिफेंस जो था बलदेव सिंह के पास था। लेबर जो था वो जगजीवन राम के पास था। लॉ डॉक्टर अंबेडकर के पास। फाइनेंस लियाकत अली खान के पास। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज जो था वो C राजागोपालाचारी के पास। क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर एंड फूड जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास था। क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर था। इस वजह से C इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच हैव बिकम द 10th and 11th कंट्रीज रेस्पेक्टिवली टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक established by the BRICS नेशन। ब्रिक्स के अंदर जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके NDB का फॉर्म किया। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया। और इसमें इसमें पहले 9 कंट्रीज थे, अभी 2 कंट्रीज और शामिल हुए हैं, जो 10th और 11th कंट्रीज है। अभी 2 कंट्रीज और शामिल हुए हैं। तो वो 2 कंट्रीज कौन सा है? नाइजीरिया एंड केनिया, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। दोस्तों अभी 10th एंड 11th कंट्रीज जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, जिसे ब्रिक्स नेशन ने बनाया था, वो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान है। तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्टिकुलरली अर्ज गांधी जी टू विजिट चंपारण टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द रायट्स?
रैयत्स ये किसान है, फार्मर को बोलते हैं, फार्मर को बोलते हैं। इनमें से कौन वो शख्स है जिसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो आप चंपारण में आए और जो फार्मर्स की जो खराब हालत है उसको नोटिस करें या देखने के लिए किसने चंपारण बुलाया? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां की कृषि की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? ब्रिज किशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने, सुखाराम ने। चंपारण में जो किसानों की हालत थी, खराब हालत थी, उसको देखने के लिए जिसने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी थी आने के लिए, वो था राजकुमार शुक्ला। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कहते हैं स्वदेशी, देशी बोलते हैं, देसी बोल सकते हैं इसको। तो विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, कौन सी हैदराबाद की एक ऐसी कंपनी, वो कौन सी हैदराबाद की कंपनी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है ताकि वो इंडिया की स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कायम करे, लॉन्च करे। ये इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस वो कायम करे, बनाए। वो किस कंपनी को दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस कंपनी को दिया है? स्काई रूट एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस को दिया है या अन्य टेक्नोलॉजी को दिया है? मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को ये अप्रूव किया है कि वो इंडिया का पहला देसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करे, तो वो है अनंत टेक्नोलॉजी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग ऑन विच डेट? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस बनाया गया था? किस दिवस को? 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो किस डेट को बनाया गया था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जिस डेट को मुक्ति दिवस मनाया गया था वो है 22 दिसंबर 1939 को। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, पहला मुक्ति दिवस मनाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज फेस आईडी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सा पहला स्टेट है, इंडिया का पहला स्टेट है जिसने फेस आईडी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेस आईडी का यूज किया? तो दोस्तों कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश पहला जो ना स्टेट है जिसने राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेस आईडी का यूज किया, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अब्दुल बारी ने, महात्मा गांधी ने, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों किसने किया था नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास? जिसने किया था उसका नाम है महात्मा गांधी ने किया था। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति ग्राम योजना? किस स्टेट ने ये द पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति ग्राम योजना, ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने? दोस्तों जो स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जिस स्टेट ने लॉन्च किया है उसका नाम है राजस्थान ने लॉन्च किया है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which country has the public sector steel company Steel Authority of India Limited opened its first overseas office? वो कौन सी कंट्री है जहां पर ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला ओवरसीज यानी बाहरी कंपनी ओवरसीज ऑफिस जो है ना ओपन किया है? वो कौन सी कंट्री में जो है ना द पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी, ये सेल जो है ये पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला ऑफिस खोला है। कौन सी कंट्री में? तो न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये जो पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी सेल है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना पहला जो ऑफिस है वो बाहर की कंट्री में, वो पहला ऑफिस है वो दुबई में खोला है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी टू फ्लाई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट?
अच्छा, वो कौन सी पहली महिला फाइटर पायलट है जो इंडियन नेवी में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ाई है? अवानी चतुर्वेदी, आस्था पुनिया, भावना कांत, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वो पहला फाइटर प्लेट आस्था पुनिया है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently been honored with the highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? ये वो कौन शख्स है जिसे अभी अभी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो किसी देश का जो एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, वो है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबाको। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अवार्ड है वो किस शख्स को अभी अभी दिया गया है, रिसेंटली दिया गया है? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, इमानुअल मैक्रो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगली क्वेश्चन हम लोग जो है ना उर्दू शायरी से रिलेटेड या उर्दू ग्रामर से रिलेटेड, सॉरी उर्दू ग्रामर से रिलेटेड जो है ना क्लास करने वाले हैं, और उसके बाद फिर आएगा उर्दू शायरी से रिलेटेड, और बहुत जल्दी हम लोग सीटेट की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, इस वजह से आप लोग तैयार रहिए। सीटेट की क्लासेस भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, और उसके बाद शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि क्लासेस की इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, क्लास में पढ़ाना कैसा है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर इसमें मदद कीजिए और इसमें हमारी मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। दोस्तों इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।